हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, सभी की तैयारी एकदम अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आपकी राजन की सीरीज़ का सामाजिक अध्ययन का विषय लेकर के आई हूँ और उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। आपके सर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, पर जल्दी ही वो आपकी क्लास लेने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। आपका आज का प्रश्न क्या है? बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी? तो इसका उत्तर रहेगा, बाबर ने जो अपनी आत्मकथा लिखी थी वो लिखी थी तुजुक ए बाबरी के नाम से, और उसकी भाषा थी तुर्की भाषा। बाद में तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया और नाम रख दिया गया बाबरनामा। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि बाबर ने किस नाम से लिखी है तो वो लिखी है तुजुक ए बाबरी के नाम से। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया जा रहा है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग जाएंगे। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों का नाम लिखिए। तो अकबर ने जो किले बनवाए हैं उसमें आपका अजमेर का किला है, फतेहपुर सीकरी का किला है, आगरा का किला हो गया, इलाहाबाद का किला हो गया। ये सारे के सारे किले किसने बनवाए हैं? तो ये अकबर के द्वारा बनवाए गए किले में आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो प्लासी का जो युद्ध है वो आपका अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजों में आपके रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव भी लिखे हुए मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए। तो ताजमहल हो गया, दिल्ली का लाल किला, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद। ये सारी इमारतें शाहजहां ने बनवाई हैं। साथ साथ जो मयूर सिंहासन है बहुत फेमस है, ये भी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला है, द्वैध शासन व्यवस्था किस गवर्नर ने शुरू की? तो द्वैध शासन व्यवस्था आपकी जो शुरू की थी वो की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। बात करते हैं किसने समाप्त की। क्वेश्चन था किसने समाप्त की, तो समाप्त की थी ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, समाप्त की है वॉरेन हेस्टिंग्स ने और शुरू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? टीपू सुल्तान, अच्छा ये वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? तो ये बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी रहे हुए हैं, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? तो टीपू सुल्तान की पराजय का सबसे पहला कारण यही है कि जो मराठा थे और निजाम थे उन्होंने टीपू का साथ नहीं दिया था, और जो आसपास के क्षेत्रों के भी राजा वगैरह थे उन्होंने भी टीपू सुल्तान का साथ नहीं दिया था। ठीक है, दूसरे कारण में आप लिख सकते हो फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण भी टीपू सुल्तान पराजित हुआ था। ठीक है, इसके जो भी मित्र थे या जिनसे ज़्यादा मित्रता थी वो सब विदेशियों में थे, यानी कि विदेशी लोग थे, विदेशों में स्थित थे, और अगर वो साथ देते भी तो यहाँ तक आने में उन्हें बहुत समय लग जाता, इसलिए भी ये पराजित हो गया था। अगला है, लॉर्ड मैकाले कौन थे? तो अंग्रेजी शिक्षा के जन्मदाता बोले जाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया? तो ये कराया गया था 1853 ईस्वी में, बम्बई से ठाणे। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था और इसको व्यपगत का सिद्धांत भी बोलते हैं। विलय नीति जो लेकर आए थे वो लॉर्ड डलहौजी लाए थे। अच्छा, रेल निर्माण का जो है ये किसके कौन से गवर्नर जनरल के उसमें हुआ था? तो याद रखना जो आपके डलहौजी हैं, डल यानी कि जो रेलगाड़ी है बिछी हुई है वो क्या है? डल पे बिछी है, तो ऐसे करके डलहौजी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए। तो संसद का स्थायी सदन है आपका राज्यसभा, इसको उच्च सदन भी बोलते हैं। निम्न सदन आपका है लोकसभा। अगला प्रश्न है, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में है। पहले इलाहाबाद कहते थे, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है, तो कोशिश करना प्रयागराज लिखना। अगला प्रश्न है, निर्यात से आप क्या समझते हो? तो एक शब्द होता है आयात और एक होता है निर्यात। निर्यात का मतलब क्या है? निर्यात का मतलब है भेजना, यानी कि अपन दूसरे देशों को भेजे जाने वाली वस्तु और सेवाओं को निर्यात कहते हैं। आयात का मतलब है आना, तो दूसरे देशों से जो चीज़ें आती हैं उनको हम कहते हैं आयात। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन का नाम लिखो। तो वो हो जाएगा हवाई जहाज। अगला प्रश्न है, डच महल कहाँ है? तो डच महल केरल में स्थित है और इसका निर्माण पुर्तगालियों के द्वारा 1557 ईस्वी में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, पुराना किला कहाँ पर है? तो पुराना किला दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण कराया गया है शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 से 44 के बीच में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर का मकबरा कहाँ है? तो अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, यूपी में। और दूसरी बात, इसने अपने मकबरे का कार्य खुद ही शुरू करा दिया था, परंतु वो पूरा नहीं हुआ था। बाद में इसको पूरा कराया गया है जहांगीर के द्वारा। इसके जो पुत्र थे जहांगीर, उन्होंने इसको कंप्लीट कराया था, जबकि शुरू कर दिया था अकबर ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जहांगीर महल और अकबर का किला कहाँ पर है? तो जहांगीर महल है आगरा फोर्ट में, क्योंकि जहांगीर महल आगरा के किले में ही है, इसलिए ये कहाँ रहेगा? आगरा में रहेगा, आगरा फोर्ट में ये। और अकबर का जो किला है वो इलाहाबाद के किले को भी अकबर का किला कहते हैं, और अकबर का किला आपका अजमेर में भी स्थित है। तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी इससे। अगला प्रश्न है शीश महल, खास महल, दीवाने खास कहाँ है? ये सभी जो हैं वो आपके आगरा में ही हैं, और इनका निर्माण कार्य कराया गया है शाहजहाँ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में आहूत की जाती है? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक किसी भी विधेयक को अगर हमें वो करवाना है, तो किसी भी विधेयक के संबंध में या सामान्य विधेयक के संबंध में आहूत की जाएगी एक साथ। कौन बुलाता है? तो हमारे भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो बुलाते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद के जब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। अगला है भारत की जलवायु को क्या कहते हैं? तो भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सिंचाई का साधन का संक्षिप्त विवरण दो। तो कुआं, नलकूप ये हो गए, तालाब हो गया, नहर हो गई, अन्य स्रोत। अब इनसे की कितनी जाती है? तो नलकूपों से 61%, तालाब से 3% है, नहर से 24 है, अब शायद बढ़ के 30 तक पहुंच गई है, और अन्य स्रोतों से 11%। अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका 2012 का अगर आंकड़ा देखें तो उसमें आपका चीन सबसे ज़्यादा सिंचित क्षेत्र में आता था, 21% था वहाँ पर। ठीक है, भारत का उस टाइम 20% था। अब शायद भारत का 2020 में या 22 में अगर आप देखेंगे तो वो भारत सबसे नंबर 1 पे आ गया है। तो आप चीन भी लिख सकते हो, कोई उसमें वो नहीं। 2012 के आंकड़ों के अनुसार चीन नंबर 1 पे है। ठीक है, आगे है आपका वर्तमान समय में सिंचाई के प्रमुख साधन बताओ। तो वर्तमान समय में कुआं, नहर, नलकूप ये सब हो जाएंगे। ठीक है, सिंचाई के साधनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। सिर्फ इतना ही आंसर पर्याप्त है, बाद बाकी आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में हुआ था। किस किस के बीच हुआ है ध्यान रखना, अकबर और मीर बहादुर या मियाँ बहादुर लिखा हुआ मिलेगा, इनके बीच हुआ था। अकबर का अंतिम विजय अभियान भी असीरगढ़ के युद्ध को कहा जाता है। असीरगढ़ का किला इसमें जीता था इन्होंने। अगला है प्लासी का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका है अभी, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लासी का जो युद्ध हुआ है वो लॉर्ड क्लाइव यानी कि अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका बक्सर का युद्ध कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस किस के बीच हुआ? तो बक्सर का जो युद्ध है 1764 ईस्वी में हुआ। त्रिगुट इसमें सम्मिलित थे, एक तरफ तो आपके अंग्रेज थे और दूसरी तरफ त्रिगुट थे। उन त्रिगुट में कौन कौन था? तो पहले थे आपके बंगाल के नवाब मीर कासिम, उसके बाद अवध के शुजाउद्दौला, और जो आपका एक मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ये एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो इन लोगों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला है कब हुआ था? 1764 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला है वांडी वॉश का युद्ध कब हुआ है, किस किस के बीच हुआ? तो ये युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था और 1760 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1760 ईस्वी में हुआ है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। इसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। और बक्सर के युद्ध में जो ये त्रिगुट था ना, पूरा का पूरा त्रिगुट ये पराजित हो गया था, अंग्रेज विजयी हो गए थे। और सेम प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो गए थे और इसमें आपके अंग्रेज विजयी हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है मुगल काल में किन्हीं 4 साहित्यिक कृतियों का उल्लेख करो। तो अकबरनामा हो जाएगी, अबुल फजल की लिखी हुई, रामचरितमानस तुलसीदास की है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की हो जाएगी, और नेक्स्ट गंगा लहरी पंडित जगन्नाथ मिश्र की। आप और भी लिख सकते हैं इसमें। तो जो कि बाबरी, ये भी क्या मुगल काल की, बाबर ने खुद ही लिखी है।
नेक्स्ट आ जाइए, अगला क्या है, बीबी का मकबरा नामक स्थान व राज्य कहाँ है तथा इसके निर्माणकर्ता कौन है। तो बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में, राज्य महाराष्ट्र, जगह औरंगाबाद है और इसका निर्माण कराया गया था औरंगजेब के द्वारा। अगला प्रश्न है आपका, आराम बाग की स्थापना किस शासक ने की। तो बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में आराम बाग की स्थापना। अगला प्रश्न है, शालीमार बाग की स्थापना किसने की। तो शालीमार जो बाग है इसकी स्थापना श्रीनगर में जहांगीर के द्वारा की गई है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह का मकबरा आपको सेकेंड क्वेश्चन ही मिला था शायद, सासाराम बिहार में है शेरशाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, भारत में पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो पक्की सड़कों की अगर सबसे ज़्यादा लंबाई मापी जाए तो आपको मिलेगी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़ा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है। तो सबसे बड़ा आपका है NH-44 और सबसे छोटा है 47A। ध्यान रखना है इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, भारत के प्रमुख निर्यात कौन से हैं। जो जो चीज़ें, निर्यात का मतलब क्या है, अपने देश से दूसरे देशों में जो चीज़ें भेजी जाती हैं वो निर्यात कहलाता है। तो भारत निर्यात करता है सूती वस्त्रों का, चाय का और जूट का, इन सभी का निर्यात करता है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस देश के साथ साथ होता है। तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपको और भी एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल सकता है। WTO की फुल फॉर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिए इसके। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। कंगारुओं का देश किसे कहते हैं। तो कंगारुओं का देश कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। विश्व प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ हैं। तो ये आपके मिस्र में देखने को मिलते हैं, मिस्र को पिरामिडों का देश भी कहा जाता है। अगला है, विश्व दुनिया की छत किसे कहते हैं। तो दुनिया की छत हम कहते हैं तिब्बत के पठार को, ठीक है। एक एक वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको याद रखना। यूरेशिया से आप क्या समझते हो। तो यूरोप और एशिया मिलाकर बन जाता है यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया, इसी को मिला के क्या बना दिया, यूरेशिया, ठीक है। तो यूरोप तथा एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो माउंट एवरेस्ट है और इसकी ऊंचाई कितनी है। तो 8,848 मीटर, ठीक है। थोड़ी शायद पॉइंट में बढ़ गई है, इसको 0.5 बढ़ी है शायद। अगला है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर कृषि की जाती है। तो लगभग 51% भाग पर कृषि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान। तो अभ्रक उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारत में तांबा उत्पादन के प्रथम 3 राज्य कौन से हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है और झारखंड, ये प्रथम शीर्ष 3 राज्य हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। तो जस्ता उत्पादन में आपका राजस्थान नंबर 1 पे है, फर्स्ट है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, कोयला उत्पादन में भारत के प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं, बताओ। तो कोयला उत्पादन में आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 3 राज्य हैं। ध्यान रखना, झारखंड सबसे बड़ा भंडार है यहाँ पर कोयले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्रथम श्रेणी का कोयला किसे माना जाता है। तो प्रथम श्रेणी का कोयला है एंथ्रेसाइट। 4 श्रेणियाँ होती हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। पीट सबसे घटिया है कोयला और एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया कोयला है। सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला आपका बिटुमिनस कोयला होता है। अगला है, भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक करने वाला राज्य कौन सा है। तो बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अधिक जो सबसे नंबर 1 पे रहेगा वो रहेगा उड़ीसा, ठीक है। स्वर्ण उत्पादन में कौन सा राज्य है। तो आपका जो है कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य से मिलता है कोलार व हट्टी की खानें, यहाँ पर इनसे ही आपका जो है सोना निकलता है। कर्नाटक 98% है सोने उत्पादन में, यहाँ से 98% सोना प्राप्त होता है। पेट्रोलियम के उत्पादन वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो असम में आपका डिब्रूगढ़ या डिगबोई मिलेगा, गुजरात में खंबात है और महाराष्ट्र में मुंबई हाई, सुना होगा मुंबई हाई, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है यहाँ से। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है। तो ये है आपका महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो राष्ट्रपति बुलाता है और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन किन स्थितियों में बुलाई जा सकती है। तो देखो, जब एक विधेयक किसी दूसरे सदन में पहुंचेगा पारित होकर, तब वहां पर जो
2-3 इशू हैं आपके, अगर वो क्रिएट हो रहे हैं तो उस संबंध में बुलाते हैं। पहला है कि दूसरे सदन में विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो, तब बुलाएँगे। विधेयक पर किए जाने वाले संशोधनों में दोनों सदन अंतिम रूप से सहमत हो गए हों, ना हो रहे हों, ऐसा हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है? और दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 माह से अधिक बीत गए हों, ठीक है? एक में पारित हो गया और दूसरे में क्या है, 6 माह से अधिक तक रखा है, पारित ही नहीं हो रहा, तो उसमें भी क्या है, जो राष्ट्रपति हैं वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते, अगला क्या है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्या धन विधेयक के संबंध में लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है? तो बिल्कुल सही बात है। और धन विधेयक आपका सबसे पहले किस में आता है? आपका लोकसभा में ही आता है। धन विधेयक या वित्त विधेयक लोकसभा में ही सबसे पहले आएगा, ठीक है? क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की जाती है? तो ये नहीं की जाती है, ध्यान रखना। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये आपके गणेश मावलंकर हैं, जीवी मावलंकर बोले जाते हैं शॉर्ट में। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की योग्यता लिखनी है। तो देखो, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु कितनी हो, 62 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है? और उच्च न्यायालय में वो 10 वर्ष तक वकील के पद पर भी रहा हो, इस तरीके से भी आपकी है। 5 वर्ष तक वो क्या हो, न्यायाधीश के पद पर नियुक्त रहा हो किसी जनपद न्यायालय में, तो इसको भी ध्यान रखना। अगला है, आयकर किसे कहते हैं? तो आयकर यानी कि जो कर आय पे दिया जाता है वो क्या कहलाएगा? आयकर कहलाएगा। वह प्रत्यक्ष कर जो व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है, ठीक है? प्रत्यक्ष कर है, ये बात भी ध्यान रखना। कैसा ये टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है आपका और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है ये। प्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसको वही व्यक्ति देता है जिस पर यह कर लगाया जाता है, जैसे आयकर हो गया, भूमि कर हो गया, निगम कर हो गया, ये जिस पर लगते हैं वही देता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लगते किसी और पर हैं, देता कोई और है। अगला है, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं? तो आपके छिछले या उथले समुद्र में बहुत छोटा जीव जो प्रवाल है वो पाया जाता है। और ये क्या है, इसका जो कवर होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसी कवर को ये खाते रहते हैं और एक के ऊपर एक के ऊपर एक पूरा का पूरा इनकी कॉलोनी बन जाती है, ठीक है? क्या कहते हैं, ये आपका जो अपना लक्षद्वीप है ना, ये किसका है? प्रवाल भित्ति का ही उदाहरण है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है? इन्हीं को हम प्रवाल भित्ति कहते हैं। ये देखो, इनके मरने पर शरीर के अंश के ऊपर एक जमा होते रहते हैं, ये समुद्र के तट के निकट दीवार सी बना देते हैं, ठीक है? जो लक्षद्वीप है वो पूरा प्रवाल भित्ति का ही एग्जाम्पल है। बहुत समय लगता है इस पूरी प्रक्रिया को होने में। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किस महासागर में है? तो ये प्रशांत महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरे व डार्लिंग नदियाँ कहाँ बहती हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर के पठार से आप क्या समझते हो? तो मेडागास्कर जो द्वीप है वो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में स्थित है, अफ्रीका के दक्षिण पूर्व में। और इस में द्वीप के मध्यवर्ती भाग पठारी हैं, इसीलिए इसको मेडागास्कर का पठार कहते हैं। टैगा वन किसे कहते हैं? तो टैगा वन ये कैसे वन होते हैं? इनके कोणधारी वन होते हैं और इनकी पत्तियां नुकीली होती हैं, ठीक है? इसमें आपके चीड़, स्प्रूस, इन सभी के वृक्ष आ जाएंगे। अगला आपका प्रश्न है, टुंड्रा वन किसे कहते हैं? तो टुंड्रा वन जो है आपका वृक्ष रहित पर्वतीय रास्ते वाले जो वन रहेंगे उनको टुंड्रा वन कहते हैं। पूरा बर्फ से ढका हुआ एरिया है, ध्रुवों के साइड का जो एरिया है टुंड्रा, वहाँ पे होगा आपका, ठीक है? ठंडा वाला जो एरिया। चलिए, तो आज हम 70 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, यहीं तक आज रखते हैं। मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके एसएसटी के वो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है? आज इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ क्लास को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहा करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।